15 अगस्त 1947। आधी रात बीत चुकी थी। दिल्ली रोशनी में नहाई हुई थी। सड़कों पर भीड़ थी। आंखों में आंसू थे। हाथों में तिरंगा था। कोई नाच रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई जमीन को छूकर रो रहा था, क्योंकि भारत आजाद हो गया था। 200 साल की गुलामी के बाद आज भारत ने अपना नाम वापस पाया था। लेकिन इसी रात भारत की सीमाओं पर कोई जश्न नहीं था। वहां सन्नाटा नहीं था। वहां गोलियां थीं, वहां आग थी, वहां चीखें थीं। यह आजादी का जन्म नहीं था। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। भारत एक दिन में देश बन गया, लेकिन राष्ट्र बनने के लिए उसे आग से गुजरना था। 1947 का भारत। कोई तयशुदा संविधान नहीं, कोई संगठित सैन्य ढांचा नहीं, कोई युद्ध का अनुभव नहीं, और सबसे बड़ी बात, कोई समय नहीं। ब्रिटिश चले गए थे, लेकिन जाते जाते वे भारत को कागज पर काट गए और जमीन पर जला गए। बंटवारा कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, वह एक मानवीय त्रासदी थी। रेल की पटरियां लाशों से भरी थीं। गांव राख बन चुके थे। माएं बच्चों को सीने से चिपकाए चलती जा रही थीं, पता नहीं कहां। यह इतिहास नहीं था, यह इंसानियत का टूटना था। जब दिल्ली में भारत माता की जय गूंज रही थी, उसी रात पश्चिम और उत्तर से एक और आवाज उठ रही थी। भारत नया है, भारत बिखरा है, यही मौका है। यह सोच थी नए बने पाकिस्तान की। उनकी पहली नजर कश्मीर पर थी। क्यों? क्योंकि कश्मीर सिर्फ जमीन नहीं था, वह भारत की रीढ़ था। अक्टूबर 1947। हजारों हथियारबंद कबायली लड़ाके, घोड़े, बंदूकें, तलवारें, पीछे से समर्थन, सामने से नारे। वे कश्मीर की घाटियों में घुसे। जो सामने आया मारा गया। गांव जले, मंदिर गिरे, औरतें चीखीं। यह युद्ध नहीं था, यह आतंक था। उनका लक्ष्य था श्रीनगर। अगर श्रीनगर गिरता तो भारत का सपना शुरुआत में ही टूट जाता। दिल्ली में नेतृत्व के सामने एक सवाल था, अगर कश्मीर गया तो भारत गया। लेकिन कैसे? रास्ते बंद थे, दुश्मन आगे था, सेना दूर थी, हर घड़ी एक हार बन सकती थी। और तभी इतिहास का सबसे शांत लेकिन सबसे बड़ा फैसला लिया गया। एक सैन्य अधिकारी बोला, हम जमीन से नहीं पहुंच सकते, लेकिन हवा अभी भी हमारी है। यह पागलपन लगता था, क्योंकि कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। लेकिन यही था भारत, जहां असंभव विकल्प बनता है। दिल्ली में फैसले हो चुके थे, अब इतिहास को अमल चाहिए था। कश्मीर की घाटियों में धुआं उठ रहा था। श्रीनगर बस कुछ घंटे दूर था। और अगर श्रीनगर गिरता तो सिर्फ एक शहर नहीं गिरता, भारत का आत्मविश्वास गिरता। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह दुविधा में थे। चारों ओर से दबाव, एक तरफ हमलावर, दूसरी तरफ इतिहास। दिल्ली से पहुंचे सरकारी प्रतिनिधि वीपी मेनन। रात भर बहस हुई। हर मिनट के साथ श्रीनगर की दूरी कम हो रही थी। और फिर एक कागज पर कलम चली। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। वह कागज सिर्फ कश्मीर को भारत से नहीं जोड़ रहा था, वह भारत को भारत बना रहा था। दस्तखत हो चुके थे। अब सवाल था, सेना कब पहुंचे? सड़कें कटी हुई, पुल उड़े हुए, दुश्मन सामने। तभी हवा का रास्ता चुना गया। यह कोई किताबों में लिखा फैसला नहीं था, यह जोखिम का जुआ था। अगर विमान गिरता तो सेना नहीं, उम्मीद गिरती। सुबह तड़के डकोटा विमान तैयार, पायलट चुप, चेहरों पर तनाव। यह भारत का पहला युद्धकालीन एयरलिफ्ट था। कोई मॉक ड्रिल नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। एक गलती और श्रीनगर हाथ से जाता। विमान से उतरते हैं सिख रेजिमेंट के जवान। उनका नेतृत्व कर रहे थे देवान रंजित राय। उन्हें आदेश मिला था, रनवे बचाना है जब तक मदद ना आए। रनवे सिर्फ एक पट्टी नहीं थी, वह भारत की सांस थी। अगर रनवे गया तो एयरलिफ्ट रुकी, और अगर एयरलिफ्ट रुकी तो भारत रुका। कबायली लड़ाके रनवे की ओर बढ़े, संख्या में ज्यादा, हथियारों से लैस, भारतीय जवान संख्या में कम। लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय आगे बढ़ते हैं। गोली चलती है और भारत अपना पहला वीर पुत्र खो देता है। लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं जाती। रनवे बचा रहता है, विमान उतरते रहते हैं, और भारत जिंदा रहता है। एक और नाम जो इतिहास में खून से लिखा गया, राजेंद्र सिंह। उन्होंने जानबूझकर पुल उड़ाए, रास्ते रोके, दुश्मन को रोका। हर घंटे की देरी भारत के लिए एक सांस थी। वे जानते थे,
हम बचेंगे नहीं, लेकिन भारत बच जाएगा। श्रीनगर बच गया। एयरलिफ्ट जारी रही। हर विमान एक नई उम्मीद लेकर उतरता, हर जवान एक नया संकल्प लेकर, और धीरे धीरे घुसपैठिए पीछे धकेले गए। यह कोई तेज जीत नहीं थी, यह धैर्य की जीत थी। संयुक्त राष्ट्र आया, दबाव बढ़ा। भारत के पास विकल्प था, पूरी ताकत से हमला, लेकिन भारत ने चुना संयम। क्यों? क्योंकि भारत जीतना चाहता था, कब्जा नहीं। श्रीनगर बच चुका था, रनवे सुरक्षित था, विमान उतर रहे थे, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। ये वो मोड़ था जहां कई देश जोश में बह जाते हैं, लेकिन भारत उस समय देश नहीं था, भारत एक सोच बन रहा था। 1947 से 49 का युद्ध कोई सीधी रेखा नहीं था। यह पहाड़ों में लड़ा गया, बर्फ में लड़ा गया, सप्लाई के बिना लड़ा गया। हर कदम पर एक सवाल था, गोली चलाएं या दिमागा। यहीं से भारत की युद्ध नीति जन्म लेती है। भारतीय सेना ब्रिटिश सिस्टम से निकली थी, लेकिन यह पहला मौका था जब उसे अपने लिए लड़ना था। न कोई औपनिवेशिक आदेश, न कोई विदेशी कमांड। अब सामने था भारत का अस्तित्व, और तभी सेना ने समझा, संख्या से नहीं, स्थिति से जीता जाता है। कश्मीर की ऊंचाइयां कागज पर सुंदर लगती हैं, लेकिन युद्ध में वे जान लेती हैं। ऑक्सीजन कम, रास्ते संकरे, तोपें बेकार। पाकिस्तान की रणनीति थी सीधे धावा, भारत की रणनीति थी धीमी एक पहाड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर इंच खून से लिया गया। कई मोर्चों पर संचार टूट चुका था, अधिकारियों को दिल से फैसले लेने पड़े। यही वह जगह थी जहां भारतीय सेना ने लीडरशिप सीखी। कोई किताब नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक सवाल, अगर मैं रुका तो भारत रुकेगा? और जवाब हमेशा नहीं था। 1948 के अंत तक दुनिया की नजर कश्मीर पर थी। संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, युद्ध विराम का प्रस्ताव आया। यह वो क्षण था जहां कई देश सब कुछ झोंक देते, लेकिन भारत ने रुककर सोचा। यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ सेना आगे बढ़ सकती थी, दूसरी तरफ नवजात देश। जवाहरलाल नेहरू जानते थे, अगर आज सब कुछ झोंक दिया तो कल भारत थक जाएगा। युद्ध विराम स्वीकार किया गया। यह हार नहीं थी, यह दीर्घकालीन जीत थी। सीज फायर लाइन बनी, आज की एलओसी। भारत के पास रहा वह हिस्सा जो रणनीतिक रूप से आवश्यक था, पाकिस्तान के पास गया वह हिस्सा जो हमला करके लिया गया था। दुनिया ने देखा, एक नया देश युद्ध जीतकर भी विवेक से रुक सकता है। इस युद्ध में पाकिस्तान ने कुछ जमीन पाई, लेकिन उसने खो दिया भ्रम। भ्रम कि भारत कमजोर है, भारत डर जाएगा। 1948 के बाद एक बात साफ थी, भारत को हराने के लिए सिर्फ हथियार काफी नहीं होंगे। भारत ने इस युद्ध से क्या सीखा? युद्ध भावनाओं से नहीं, गणना से जीते जाते हैं। हर जीत तुरंत नहीं होती। संयम कमजोरी नहीं, ताकत की पहचान है। सही समय पर रुकना भी एक युद्ध कौशल है। 1948 के बाद पाकिस्तान चुप था, लेकिन यह चुप्पी शांति की नहीं थी। यह चुप्पी थी एक गलत फहमी की। पाकिस्तान की सोच में एक जड़ धीरे धीरे बढ़ता गया। भारत ने 1948 में पूरी ताकत नहीं लगाई, इसका मतलब भारत डर गया था। वे भूल गए थे कि संयम डर नहीं होता। वे भूल गए थे कि शेर हर बार दहाड़ता नहीं। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारत को झटका लगा, सेना को सबक मिला, देश को चोट पहुंची, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सबक नहीं, मौका देखा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने सोचा, भारत थका हुआ है, सेना कमजोर है, यही समय है। यही सोच उन्हें 1965 तक ले आई। पाकिस्तान ने एक योजना बनाई, नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। योजना साफ थी, कश्मीर में घुसपैठ, स्थानीय विद्रोह भड़काना, भारत को अंदर से तोड़ना, और फिर दुनिया के सामने कहना, यह कश्मीरियों की लड़ाई है। हजारों घुसपैठिए सीमा पार कराए, बिना वर्दी, बिना पहचान। उन्हें भरोसा था, भारत समझ ही नहीं पाएगा। 1965 का कश्मीर 1947 का कश्मीर नहीं था। यहां भारत की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। घुसपैठिए आए, लेकिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। किसानों ने खबर दी, गांव वालों ने सूचना दी, सेना हरकत में आई, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दांव यहीं फेल हो गया। भारत ने शोर नहीं मचाया, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। भारतीय सेना ने सीधे घुसपैठ की नस काट दी। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार चौकियां नष्ट की गईं,
और पाकिस्तान समझ गया, भारत जाग चुका है। अब पाकिस्तान के सामने दो रास्ते थे, गलती मान ले या युद्ध को पूरा युद्ध बना दे। उन्होंने हमेशा की तरह दूसरा रास्ता चुना। 6 सितंबर 1965। पाकिस्तानी टैंक पंजाब की सीमा पार करते हैं। उन्हें भरोसा था, हम लाहौर से दिल्ली तक रास्ता बना लेंगे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कद छोटा, आवाज शांत, लेकिन निर्णय चट्टान जैसे। उन्होंने कहा, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और देश ने उनकी आवाज में अपना साहस पाया। रेडियो बज रहा था, खबरें आ रही थीं, और हर घर में एक ही सवाल था, क्या हम तैयार हैं? उत्तर सीमा से आया, हाँ, हम तैयार हैं। किसान खेत में थे, मजदूर फैक्ट्री में, लेकिन हर दिल सीमा पर धड़क रहा था। यह युद्ध अचानक नहीं था, यह युद्ध समझ के खिलाफ घमंड का था। पाकिस्तान को लगा भारत फिर रुकेगा, लेकिन भारत अब 1947 वाला भारत नहीं था। सीमाओं पर तोपें गरजने लगीं, आसमान में विमान घूमने लगे, और भारत ने एक बार फिर इतिहास से कहा, हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोरी नहीं। 6 सितंबर 1965। पंजाब की धरती नींद में थी, लेकिन सीमा पर इतिहास जाग चुका था। पाकिस्तान को अपने सैनिकों से ज्यादा भरोसा था अपने टैंकों पर। अमेरिका से मिले पैटर्न टैंक, भारी, तेज, खूंखार। उनका मानना था, इन टैंकों के सामने भारतीय सेना टिक नहीं पाएगी, और इसी भरोसे पर उन्होंने योजना बनाई। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लक्ष्य साफ था, अखनूर। अगर अखनूर गिरता तो कश्मीर कट जाता। भारत ने टैंकों से टक्कर लेने की जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि यह टैंकों की लड़ाई नहीं थी, यह दिमाग की लड़ाई थी। भारतीय कमांडरों ने नक्शा देखा, मौसम समझा, जमीन पढ़ी, और फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसे किताबों में मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। पंजाब का एक इलाका, असल उत्तर, खेत, गन्ने के खेत, नीची जमीन। भारतीय सेना ने खेतों में पानी भरवा दिया। रात आई, धुंध छाई, और पाकिस्तान के पैटर्न टैंक आगे बढ़े। टैंक तेज थे, लेकिन जमीन भारी थी। पहला टैंक फंसा, दूसरा फंसा, तीसरा, और फिर पूरा हमला रुक गया। भारतीय तोपें गरज उठीं, एंटी टैंक गन आग उगलने लगीं। सुबह जब धुंध छंटी तो दृश्य इतिहास बन चुका था। जले हुए पैटर्न टैंक, बिखरे लोहे के ढांचे, और उनके बीच खड़े भारतीय जवान, शांत, स्थिर, अडिग। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये घमंड का दहन था। दुनिया ने उस मैदान को एक नाम दिया, पैटर्न नगार, क्योंकि जहां पाकिस्तान ने अपना गर्व लगाया था, वहीं वह जलकर राख हो गया। इस जीत के पीछे कोई चमत्कार नहीं था। पीछे थे भारतीय कमांडर, हरबख्श सिंह, जिन्होंने पश्चिमी मोर्चे को संभाला, और जोगिंदर सिंह ढिलन, जिन्होंने असल उत्तर की रक्षा की। उनका मंत्र था, दुश्मन को वहां लड़ाओ जहां वह कमजोर हो। ये जीत किसानों की थी, जिन्होंने खेत डुबो दिए। ये जीत जवानों की थी, जिन्होंने पीछे हटना नहीं जाना। ये जीत पूरे भारत की थी। अमेरिका हैरान था, ब्रिटेन चुप था, और पाकिस्तान पहली बार खामोश था। उनकी रणनीति ध्वस्त हो चुकी थी, उनका भ्रम टूट चुका था। भारत ने क्या साबित किया? तकनीक सब कुछ नहीं, जमीन और समय हथियार बन सकते हैं। धैर्य सबसे खतरनाक हथियार है। युद्ध थम चुका था, तोपें शांत थीं, आसमान साफ था, लेकिन भारत के भीतर कुछ बदल चुका था। यह सिर्फ 1965 का युद्ध नहीं था, यह भारत के आत्मविश्वास का पुनर्जन्म था। जब दुनिया विजेताओं को जश्न में डूबते देखती है, भारत ने एक अलग रास्ता चुना। कोई विजय परेड नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई उन्माद नहीं, क्योंकि भारत समझ चुका था, जीत का असली सबूत शांति में दिखता है। 1965 में भारत पूरी ताकत से आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने चुना रुकना। क्यों? क्योंकि भारत जान चुका था, हर युद्ध जमीन जीतने के लिए नहीं होता, कुछ युद्ध पहचान बनाने के लिए होते हैं। और भारत अपनी पहचान बना चुका था। 1947 में दुनिया ने भारत को देखा था एक नए, अस्थिर देश की तरह। 1965 के बाद दुनिया ने भारत को देखा एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में, जो लड़ना जानता है और उससे भी ज्यादा रुकना जानता है। इस युद्ध के असली नायक किसी मंच पर नहीं थे, वे थे बर्फीली रातों में पोस्ट पर खड़े जवान, बिना छुट्टी महीनों डटे सैनिक व परिवार, जिनकी चुप्पी देश की आवाज बन गई। किसी ने मेडल नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ कर्तव्य निभाया।
भारत की ताकत केवल हथियारों में नहीं है। भारत की ताकत है संयम में, सहनशीलता में, बलिदान को सामान्य मानने में। यही वजह है कि भारत हर बार लड़ाई के बाद और मजबूत बनकर निकलता है। 1965 के बाद पाकिस्तान ने एक बात समझ ली, भारत को उकसाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता, क्योंकि भारत की लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती, भारत की लड़ाई अपने अस्तित्व के लिए होती है। 1947 में भारत ने डर के साथ लड़ना सीखा। 1965 में भारत ने आत्मविश्वास के साथ लड़ना सीखा, और इसके बाद भारत ने अपने नियमों पर लड़ना सीखा। आज जब तिरंगा लहराता है तो याद रखना, यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह 1947 की हड़बड़ाहट है, 1948 का संयम है, 1965 की आग है, और हर उस जवान की सांस है जिसने कहा, भारत पहले, मैं बाद में। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये कहानी हर पीढ़ी में आगे बढ़ती है। जब भी भारत पर सवाल उठेगा, ये इतिहास खुद जवाब देगा। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जब युद्ध आता है, भारत इतिहास लिखता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगला अध्याय और भी निर्णायक है। एपिसोड 2 आ रहा है, 1971, द परफेक्ट वॉर, जब भारत ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, नक्शा बदल दिया। कीप वॉचिंग द चैनल फॉर एपिसोड 2, 1971, द परफेक्ट वॉर। अगर आप भारतीय हैं तो कमेंट में लिखिए। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास याद रखा जाए तभी भविष्य मजबूत बनता है। जय हिंद।